हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई तो कर ही रहे होंगे। बच्चों, प्रीवियस क्लास में हमने एसएसटी का डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर था पावर शेयरिंग, उसको हमने बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्कस किया था। और आज हम ज्योग्राफी का जो पहला चैप्टर है क्लास 10 का, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हम लोग आज पढ़ने वाले बच्चों, रिसोर्स क्या होता है, रिसोर्स क्या होता है और रिसोर्सेज को हम कैसे यूज करके अपने डेवलपमेंट करते हैं। उसी तरीके से इस चैप्टर का नाम है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। इस चैप्टर का नाम है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। हम समझेंगे रिसोर्सेज क्या होते हैं और रिसोर्सेज को हम कैसे यूज करते हैं हमारे डे टू डे लाइफ में कि हम डेवलपमेंट कर सकें, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट कर सकें, सोशल डेवलपमेंट कर सकें, किस तरीके से विकास कर सके रिसोर्सेज को यूज करके। आपके दिमाग में एक ख्याल तो आता होगा कि रिसोर्सेज क्या होते हैं। देखिए, हम जैसे कि आप किताबें पढ़ते हैं, बुक पढ़ते हैं, वो क्या है, एक रिसोर्स है। रिसोर्स किस तरीके का रिसोर्स है, उसको पढ़ के आपको नॉलेज मिल रहा है। उस तरीके से आप जिस बेंच टेबल पे बैठते हो क्लास में, वो भी क्या है बच्चों, रिसोर्स है। क्यों? क्योंकि उसका इस्तेमाल भी आपके बैठने के नीड्स को फुलफिल करने के लिए यूज हो रहा है, वो रिसोर्सेज है। नॉलेज गेन करने के लिए आप किताबें यूज कर रहे हो, वो रिसोर्सेज है। अगर आप कभी बीमार पड़ जाते हो, उसलिए जो मेडिसिन आप यूज करते हो, वो एक रिसोर्स है। इस तरीके से रिसोर्सेज होते हैं कोई भी चीज जो कि हम यूज करते हैं अपने नीड्स को फुलफिल करने के लिए। रिसोर्सेज आर एनीथिंग दैट वी यूज टू फुलफिल आवर नीड्स। तो चलिए देखते हैं रिसोर्सेज क्या होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, रिसोर्सेज आर एनीथिंग दैट वी यूज टू फुलफिल आवर नीड्स। रिसोर्सेज वो चीजें होती हैं जिनको हम यूज करके अपने नीड्स को फुलफिल करते हैं। तो रिसोर्सेज को यूज करके ही आज हम डेवलपमेंट कर रहे हैं। जैसे देखिए, रिसोर्सेज का मतलब क्या, पहले नेचर था, नेचर से हमको बहुत सारी चीजें मिली। हमने घर बनाया तो हमने लकड़ियों का इस्तेमाल किया। हमने मिट्टी से ब्रिक्स बनाए, उससे हम घर बना रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, तो कोई भी चीज जो अराइज हुआ है रिसोर्सेज, पहले हमको कहां से मिला है, हमारे नेचर से मिला है, हमारी प्रकृति से हमको मिला है। चाहे आप कोयला ले लें, कोयले का इस्तेमाल जैसे हम करते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, वो कोयला कहाँ से मिलता है, हमको हमारे नेचर से मिलता है। पेट्रोलियम, वो हमको हमारे नेचर से मिलता है। पुराने जमाने में वैद्य जो थे, जो मेडिसिन बनाया करते थे, औषधि बनाया करते थे, वो फॉरेस्ट के डिफरेंट प्लांट्स को से, प्लांट्स के लीफ से, उनके बाग से बहुत सारी चीजें कलेक्ट किया करते थे, उससे वो मेडिसिन बनाया करते थे। तो हमको रिसोर्स कहां से मिला है, फ्रॉम नेचर। नेचर 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 इज द नेचर इज द थिंग दैट इज प्रोवाइडिंग रिसोर्सेज टू अस। नेचर से हमको हर चीज मिला है, चाहे वो प्रीशियस गोल्ड क्यों ना हो, हर चीज हमको हमारे नेचर से मिलता है। अब इसी चीज को यूज करके हम क्या कर रहे हैं, तरक्की की राह पर अग्रसर हैं, हम डेवलपमेंट कर रहे हैं। रिसोर्सेज को यूज करके हम डेवलपमेंट कर रहे हैं। किसको यूज करके हम डेवलपमेंट कर रहे हैं बच्चों, दोहराओ, किसको, रिसोर्सेज को। रिसोर्सेज कहां से मिलता है हमको, नेचर से मिलता है। और उसी रिसोर्सेज को यूज करके हम क्या कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं। ओके, कुछ नहीं बच्चा, सब इजी है, सब इजी है। आपको सिर्फ मन ध्यान देके समझना है, जो भी मैं बोलूं उसको, कुछ नहीं, सिर्फ देखो, आप ध्यान दो और कॉपी पेन लेके चलो। देखो कि क्या समझाया जा रहा है, क्या पढ़ाया जा रहा है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। खाली मार्क की बेसिस पे नहीं, हमको क्वांटिटी नहीं चाहिए मार्क, हमको क्वालिटी भी चाहिए। ये चीजें आपके फ्यूचर में, आप कोई एंट्रेंस एग्जाम में बैठोगे ना, उसके लिए भी बहुत हेल्पफुल होने वाली है। ओके, तो देखो यहाँ पे, जैसे कि मैंने आपको बताया रिसोर्सेज क्या होते हैं। एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट, हमारे परिवेश में कोई भी चीज जो कि अवेलेबल है, हमारे पास है, और उसका हम इस्तेमाल करते हैं हमारे नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। हम टीवी किस लिए यूज करते हैं, एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए हम टीवी का इस्तेमाल करते हैं, वो हमारे नीड्स को फुलफिल कर रहा है। हम फूड किस लिए यूज करते हैं, फॉर गेटिंग एनर्जी। फूड क्या कर रहा है, हमारे नीड्स को फुलफिल कर रहा है। इस तरीके से हम टीचर्स क्या है, वी आर हियर टू टीच यू, हम भी रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स है। हम क्या कर रहे हैं,
आप जैसे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, यू आर द पिलर ऑफ आवर नेशन, उस तरीके से हम भी क्या है, रिसोर्स है। ओके, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स जितने भी हैं, हमारे एनवायरनमेंट में जितनी भी चीजें प्रेजेंट है ना बच्चों, सब रिसोर्सेज क्या है, सब रिसोर्सेज हैं। ओके, एंड प्रोवाइडेड इट इज टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, मैंने बताया वो टेक्नोलॉजिकली मतलब हमारे पास ये तो टेक्निक होना चाहिए कि हम उसको यूज कर सके, टेक्नोलॉजिकल तरीके से हम उसको यूज कर सके। मतलब रिसोर्सेज प्रेजेंट है, ठीक बात है, लेकिन उसको यूज करने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी भी होना चाहिए। उसके साथ साथ इकोनॉमिकली फिजिबल, कि हमारे रीच से वो बाहर ना हो, फिनेंशियल तरीके से हमारे पास इतना तो अमाउंट होना चाहिए कि हम उनको यूज कर पाए। मतलब रिसोर्सेज जो हैं सिर्फ वो कुछ ही लोगों के, कुछ अमीर लोगों के हाथ में नहीं होना चाहिए। वो रिसोर्सेज जो हैं वो गरीब भी अफोर्ड करना चाहिए, मिडिल क्लास पर्सन भी अफोर्ड करना चाहिए। मतलब रिसोर्सेज सबके लिए अवेलेबल होना चाहिए, दैट इज इकोनॉमिकली फिजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल। मतलब हम जो रिसोर्स यूज कर रहे हैं, ये नहीं कि हम लोग परमाणु बम बनाएंगे उसको किसी कंट्री के ऊपर फेंक देंगे, क्या ये हमारे कल्चर में हमको सिखाया गया है? नहीं। तो रिसोर्सेज वो चीज होनी चाहिए जो हमारे नीड्स को फुलफिल करती है, वो रिसोर्सेज है। लेकिन वो तीन तरीके से ट्रू होनी चाहिए, क्या क्या, कि वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होनी चाहिए, तकनीकी तरीके से हम उसको यूज कर पाए, इकोनॉमिकली फिजिबल चाहिए, आर्थिक तरीके से हम उसका इस्तेमाल कर पाए, हम इतने आर्थिक स्ट्रांग हो कि उनको हम इस्तेमाल कर पाए। उसके साथ साथ कल्चरली एक्सेप्टेबल, कि हमारी सोसाइटी उस चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे रिसोर्सेज। तो बच्चों रिसोर्स क्या है, फिर से दोहराइए, रिसोर्स क्या है कि एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट व्हिच कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड्स। कोई भी वस्तु जो हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है जिससे हम अपनी जरूरतों को फुलफिल कर पाए, उनको हम क्या बोलेंगे बच्चों, रिसोर्सेज बोलेंगे। क्या बोलेंगे उनको, रिसोर्सेज बोलेंगे। इजीली, इजी है चैप्टर, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, आराम से समझिए कि इकोनॉमिकली फिजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल, इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, रिसोर्स कहते हैं। फिर से रिकैप करते हैं, चलिए, एवरीथिंग व्हिच इज यूज्ड टू फुलफिल आवर नीड्स एंड it is technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable, इनको हम क्या कहेंगे, रिसोर्स कहेंगे। क्या कहेंगे, रिसोर्स कहेंगे। ओके, देखिए अब हमने अभी पढ़ा रिसोर्सेज के बारे में, लेकिन रिसोर्सेज जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंस होती है। अब इंटरडिपेंडेंस जो रिलेशन होता है नेचर का, टेक्नोलॉजी का, इंस्टीट्यूशन का, नेचर का जो फिजिकल एनवायरनमेंट है हमारे उसका, इंस्टीट्यूशंस का और टेक्नोलॉजी का, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है इंसानों का, ह्यूमन बीइंग्स का। अभी हम जो किताब पढ़ रहे हैं वो किताब को हम ही ने बनाया, नेचर से हमको मिला, मटेरियल्स मिला, ओके, नेचर से हमने पल्प निकाला, उससे हमने बनाया किताब। लेकिन अगर ह्यूमन बीइंग्स नहीं होते तो किसका ज्ञान का हम इस्तेमाल करते? आज आज जो पंखा घूम रहा है, इस एयर कंडीशनर में हम सो रहे हैं, ओके, हम जो भी आज ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं, नेचर को कन्वर्ट करके ह्यूमन ने उसको रिसोर्स में चेंज किया है उस तरीके से। ओके, देखिए, तो फिजिकल एनवायरनमेंट, नेचर से हमको रिसोर्सेस मिलते हैं। अब उसके बाद इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं वहां पे ये नेचर से पाए गए जो रिसोर्सेस होते हैं उनको कन्वर्ट किया जाता है यूजेबल फॉर्म में। उसके साथ साथ हमारे पास वो टेक्नोलॉजी चाहिए जो कि क्या कर पाए, ये रिसोर्सेस को कन्वर्ट कर पाए यूजेबल फॉर्म में। और उसीलिए इन सब में किसका नॉलेज बहुत जरूरी होता है, ह्यूमन बीइंग्स का नॉलेज बहुत जरूरी होता है। आजकल हम जो स्मार्टफोन्स चला रहे हैं, जो सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, वो किसका डिस्कवरी है, ह्यूमन बीइंग्स का डिस्कवरी है। आज हम जिस उजाले में रहते हैं, थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब का डिस्कवरी किया, तो आज हम उजाले में क्यों हैं, क्योंकि यहाँ पे ह्यूमन बीइंग्स का ही नॉलेज काम आया था। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर आप कुछ भी समझ ले, कंप्यूटर, कंप्यूटर के निर्माता भी एक ह्यूमन बीइंग्स ही है। तो इस तरीके से क्या हुआ कि हम फिजिकल एनवायरनमेंट से इंस्टीट्यूशंस में लाके चीजों को इस हिसाब से कन्वर्ट करते हैं कि हम लोग उनको यूज कर पाए, हम लोग उनको यूज कर पाए। गेटिंग माय पॉइंट। उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी चाहिए, हमको तकनीक चाहिए। अभी हमने तकनीक नहीं सीखी
तो हम कैसे करके कोई भी रिसोर्स को हम लोग यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर पाएंगे? हम नहीं कर पाएंगे। तो उसी लिए फिजिकल एनवायरनमेंट, इंस्टीट्यूशंस और टेक्नोलॉजी एंड उसके साथ साथ ह्यूमन बींग्स, जो ये तीन जगह में काम करते हैं, उनके ऊपर इनका रिलेशन से क्या करता है, एक रिसोर्स को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। ओके, यही फिजिकल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूशंस, ओके, ये सब ह्यूमन बींग्स के ऊपर ही इंटरडिपेंडेंट होते हैं। ओके, तो इस चैप्टर में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं? तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज कैसे क्लासिफाई है, कितने भाग में रिसोर्सेज को क्लासिफाई किया गया है, उसके बारे में बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चा। उसके साथ साथ हम लोग एजेंडा 21 के बारे में डिस्कस करेंगे। एजेंडा 21 क्या है? रिसोर्स को डेवलप करने में ओके डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस ने क्या क्या भूमिकाएं निभाई हैं, क्या क्या रोल निभाए हैं, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। एजेंडा 21 के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ हम लोग रिसोर्स प्लानिंग के बारे में पढ़ेंगे कि रिसोर्स प्लानिंग हमारे इंडिया में कैसे किया गया है और रिसोर्स का कंजर्वेशन हम कैसे करेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। एंड आज के क्लास में हम इन तीन टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे एंड नेक्स्ट क्लास में हम लोग लैंड रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो देखिए, रिसोर्स तो हमने समझा, रिसोर्स क्या होता है, इंटरडिपेंडेंस ऑफ रिसोर्सेज क्या होते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं, जैसे कि मैंने बताया था, रिसोर्स को क्लासिफाई किस तरीके से किया गया है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि रिसोर्सेज जो है, पहले रिसोर्सेज का जो ओरिजिन होता है वो हमारे नेचर से होता है। रिसोर्सेज का जो ओरिजिन होता है बच्चों, कहां से होता है? हमारे नेचर से होता है। तो उस हिसाब से ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन देयर आर टू काइंड्स ऑफ रिसोर्सेज। ओरिजिन के बेसिस पे कितने तरह के रिसोर्सेज होते हैं बच्चों? दो तरह के रिसोर्सेज होते हैं। कितने तरह के रिसोर्सेज होते हैं? दो तरह के। वो क्या क्या होते हैं? एक होता है बायोटिक रिसोर्स और एक होता है एबायोटिक रिसोर्स। अब बायोटिक रिसोर्सेज क्या होते हैं? These are obtained from biosphere and have life. What do you mean by biosphere? बायोस्फीयर का मतलब क्या है? बायोस्फीयर का मतलब क्या है? आपने पढ़ा होगा अबाउट डिफरेंट फॉर्म्स, ओके, जो कि हमारे धरती में रहते हैं। ओके, एंड हमने डिस्कस किया है डिफरेंट स्फीयर्स के बारे में, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर। ओके, ये सब जहां पे एक जगह पे मिलते हैं, द इंटरलिंकेज बिटवीन दिस स्फीयर्स, उसको कहा जाता है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर एक ऐसी जगह है जहां पे लिविंग थिंग्स का लाइफ पॉसिबल होता है, क्योंकि उनको वहां पे एयर मिल जाता है ब्रीथिंग करने के लिए, वाटर मिल जाता है ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए, फूड मिल जाता है फॉर एनर्जी। तो ये सब हम कहाँ से पा रहे हैं? हम जिस अर्थ में रहते हैं वहीं से पा रहे हैं। तो उस तरीके से क्या होता है, बायोटिक रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं, दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोस्फीयर एंड हैव लाइफ, जिनका लाइफ होता है, जो लिविंग होते हैं, जो जीवित होते हैं, जिनके पास कैरेक्टरिस्टिक होती है, लिविंग प्रॉपर्टीज होती है, जो जीवित होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? बायोटिक रिसोर्सेज। उनसे जो रिसोर्सेज मिलता है बच्चों, उनको हम बायोटिक रिसोर्सेज कहते हैं। ओके, जैसे कि एग्जांपल क्या है? प्लांट्स एंड एनिमल्स, दीज आर लिविंग क्रिएचर्स। ओके, इनसे हमको जो रिसोर्सेज मिलता है, प्लांट से हमको क्या क्या रिसोर्सेज मिलता है? हमको फ्रूट मिलता है, हमको फ्रूट मिलता है, हमको लीव्स मिलता है, हमको रूट मिलता है। ओके, बहुत सारे मेडिसिनल पर्पसेस के लिए प्लांट्स यूज किए जाते हैं। उसके साथ साथ प्लांट का तो इंपॉर्टेंट काम क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड लेके ऑक्सीजन रिलीज करना। तो ये हमारे लिए एक रिसोर्स है ना। प्लांट से भी बनाए जाते हैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स, एनिमल से भी हमको बहुत सारी चीजें मिलती हैं, ओके, जिनका हम यूज करते हैं हमारे डे टू डे लाइफ में। तो ये लिविंग फॉर्म्स है ना, इनका लाइफ होता है, उसीलिए कौन से रिसोर्सेज कहलाएंगे? बायोटिक रिसोर्सेज कहलाएंगे। और दूसरा जो होता है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, वो क्या होता है? एबायोटिक रिसोर्स। अब एबायोटिक क्या होता है? जस्ट इसका ऑपोजिट, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बायोटिक का मतलब होता है जिनका लिविंग फॉर्म से जिन रिसोर्सेज को हम पाते हैं वो है बायोटिक रिसोर्सेज। उसका बिल्कुल ऑपोजिट है एबायोटिक रिसोर्सेज। क्या है? ऑल दोस थिंग्स व्हिच आर कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। जो भी चीजें नॉन लिविंग थिंग्स की बनी हुई होती हैं, जो भी चीजें नॉन लिविंग थिंग्स की बनी हुई होती हैं,
उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम कहते हैं एबायोटिक रिसोर्सेज, जो हमको नॉन लिविंग थिंग से मिलता है। जैसे कि एयर, एयर लिविंग नहीं है ना, लिविंग एंटिटी नहीं है, लेकिन एयर का हम यूज कर रहे हैं फॉर ब्रीथिंग। वाटर, वाटर इज व्हाट वी यूज वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड वेरियस पर्पसेस, वाटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ये लिविंग नहीं है। लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन दो तरह के रिसोर्सेज होते हैं, बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक लिविंग फॉर्म से पाए जाने वाले रिसोर्सेज सच एज प्लांट एंड एनिमल्स। एबायोटिक जो होते हैं ऑल दोस थिंग्स व्हिच वी गेट फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स से जो हम पाते हैं उनको कहते हैं हम एबायोटिक रिसोर्सेज। These are examples of biotic resources और ये abiotic resources के example है। तो ये दोनों मिलके ही हमारी प्रकृति बनाते हैं, they form our nature। ओके, समझ में आ रहा है बच्चों? इस तरीके से on the basis of origin resources classified है। अब हम पढ़ेंगे on the basis of exhaustibility। exhaustibility का मतलब होता है कि वो availability, exhaustibility का मतलब है जो कितना अवेलेबल है वो खत्म हो जाएगा क्या, मतलब उसका लिमिटेशन कितना है, उस हिसाब से रिसोर्सेज को कैसे क्लासिफाई किया गया है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टेबिलिटी। एग्जॉस्टेबिलिटी के बेसिस पे दो तरह के रिसोर्सेज होते हैं। क्या क्या होते हैं? रिन्यूएबल रिसोर्स, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। रिन्यूएबल, देखो वर्ड से ही समझ में आ रहा है, रिन्यू, रिपीट करो क्या, रिन्यू, वर्ड से ही समझ में आ रहा है, रिन्यू। ओके, इसका मतलब है रिसोर्सेज व्हिच कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस्ड बाय फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेसेस। रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिनको हम बार बार यूज कर सकते हैं, उसको हम बार बार प्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, किस तरीके से? फिजिकल तरीके से, केमिकल तरीके से, मैकेनिकल प्रोसेसेस से हम उनको बार बार प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसीलिए इनको रिन्यूएबल रिसोर्स कहा गया है और इनको हम बार बार हमारे यूज में ला सकते हैं। ओके, ये अगर खत्म हो जाए फिर से इनको प्रोड्यूस करके यूज करेंगे, खत्म हो जाए फिर से प्रोड्यूस करके यूज करेंगे, इस तरीके से। ओके, और इनको हम रिन्यूएबल और रिप्लेसेबल रिसोर्सेज कहते हैं। ओके, जैसे कि एग्जांपल है सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी इट इज रिन्यूड एनर्जी। व्हाई सोलर एनर्जी इज कॉल्ड रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी? अब सोलर एनर्जी को रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी किस लिए कहा जाता है? बिकॉज सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। अब सन तो कभी खत्म होने वाला नहीं है ना, तो उसका लाइट को हम लोग यूज करते हैं, सनलाइट को यूज करके हम लोग उसको, सोलर लाइट को हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। आजकल आप देख रहे हो गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारे स्कीम्स बनाया जा रहा है, जहाँ पे गवर्नमेंट एग्रीकल्चर में लोगों के घरों में ओके सोलर पैनल्स वगैरह प्रोवाइड कर रही है, लोगों को बोल रही है गवर्नमेंट कि आप रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट हो जाओ। तो इसका मतलब क्या है? सोलर एनर्जी ये रिन्यूएबल एनर्जी है, इसको हम बार बार यूज कर सकते हैं उसकी तरह, उस तरीके से। और एक एनर्जी क्या है? विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, ये सब क्या है? these are renewable sources of energy, क्योंकि हम लोग इनको बार बार यूज कर सकते हैं। और दूसरा एनर्जी क्या है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टेबिलिटी? वो है नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? जस्ट इसका ऑपोजिट। रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी का ऑपोजिट क्या है? नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। अब नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है? These resources take millions of years in their formation। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी को अगर एक बार अगर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज खत्म हो गए तो उनको बनने में ही लाख लाख साल लग जाता है। एक बार अगर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज खत्म हो गए तो उनको बनने में ही लाख लाख साल लग जाएगा, कहीं पीढ़ी हमारी बीत जाएगी। एंड सम ऑफ द रिसोर्सेज लाइक मेटल्स आर रिसाइक्लेबल। कुछ रिसोर्सेज जैसे कि मेटल्स वगैरह हैं वो रिसाइक्लेबल हैं। देखना आप, हम लोग यूज किए हुए चीजों को जब फिर से उसको रिसाइकल किया जाता है तो फिर से उसको यूज कर सकते हैं हम लोग, प्लास्टिक हो गया, मेटल्स हो गया। लेकिन कुछ ऐसे फॉसिल फ्यूल्स हैं, फॉसिल फ्यूल्स का मतलब क्या होता है? जब कोई एनिमल या प्लांट का बॉडी जो डेड एंड डिके हो जाता है तो वो फॉसिल्स का रूप ले लेता है। अब ये जो फॉसिल फ्यूल्स हैं ओके, इनको रिसाइकल नहीं किया जा सकता। जब एक बार ये खत्म हो जाए तो वो खत्म हो जाएंगे। हम लोग जिस तरीके से हमारे गाड़ी में पेट्रोल डीजल जलते हैं, आराम से घूमते रहते हैं ना, क्या हम कभी सोचते हैं कि वो जो पेट्रोल या डीजल अगर एक बार खत्म हो गया तो हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उसका इस्तेमाल नहीं हो पाया कर पाएगी? जैसे अभी देखिए कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेके, जैसे ईरान ने जैसे स्टेट ऑफ हॉर्मुज को रोक दिया है, वहां पे इंपोर्ट नहीं हो पा रहा है ऑयल्स वगैरह, पेट्रोलियम वगैरह। आज देखिए दुनिया में कितने प्रॉब्लम फेस हो रहे हैं। तो एक बार अगर ये खत्म हो जाए ना तो इनको हम वापस नहीं बना सकते।
तो इसीलिए इनको नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहा गया है। जैसे कि कोल ये एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। ओके, okay, now we'll discuss about resources on the basis of ownership. ओनरशिप की बेसिस पे रिसोर्सेज को कैसे क्लासिफाई किया गया है। इंडिविजुअल रिसोर्सेज, व्यक्तिगत जो रिसोर्सेज होते हैं, इंडिविजुअल रिसोर्सेज, दीज आर ओन प्राइवेटली बाय इंडिविजुअल। इंडिविजुअल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिसका मालिक कोई एक प्राइवेट इंडिविजुअल हो, कोई एक प्राइवेट एंटिटी हो। जैसे कि एग्जांपल प्लॉट। ओके, हम जमीन खरीदते हैं, वो किसी ना किसी के नाम पे होता है रजिस्टर्ड, वो उसका मालिक होता है। हमारे नाम पे घर होते हैं, हमारे नाम पे कार्स होते हैं, ओके, या फिर कोई दूसरे प्रॉपर्टीज, वो हमारी है, खुद की है, तो वी ओन दोज रिसोर्सेज। तो हम इंडिविजुअल है, व्यक्ति हैं, हम वो रिसोर्सेज को ओन करते हैं, उसीलिए इन रिसोर्सेज को क्या कहा जाता है बच्चों? इंडिविजुअल रिसोर्सेज कहा जाता है। क्या, कौन से रिसोर्सेज कहा जाते हैं? इंडिविजुअल रिसोर्सेज। ओके, उसके बाद सेकंड, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप जो रिसोर्सेज है वो कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज है। क्या है? कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज, मतलब there are resources which are accessible to all the members of the community। मतलब ये कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज है, इसको यूज करने का जो राइट्स होता है ना, वहां पर रहने वाले जो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं, एक कम्युनिटी में रहने वाले, सोसाइटी में रहने वाले, लोकेलिटी में रहने वाले लोगों का सबका राइट्स होता है उसके ऊपर। जैसे कि एग्जांपल है ब्यूरियल ग्राउंड। अभी जब किसी की मृत्यु हो जाती है, हम उसको दफनाते हैं तो कब्रिस्तान ले जाते हैं, तो ब्यूरियल ग्राउंड सबका है, सबका राइट है उसको यूज करने का। पिकनिक स्पॉट, हम घूमने जाते हैं, कोई तो हमको कह नहीं सकता ना कल हम कहीं पिकनिक मनाने जाएंगे, नहीं ये मेरा जगह है, तुम पिकनिक नहीं मना सकते। अगर उसका इंडिविजुअल रिसोर्स है वो, तब वो मना कर सकता है। लेकिन अगर वो पब्लिक जगह है, हर कोई वहाँ पे पिकनिक मनाने आता है, रोड में आप चलते रहोगे, कोई आपको थोड़ी मना करेगा इस रोड में मत चल, ये रोड मेरा है। आप क्या बोल लगे, ये रोड कैसे तेरा हुआ, ये तो सबका रोड है, सब चल रहे हैं। इसका मतलब क्या है? वो कौन सा रिसोर्स हो गया? कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स हो गया। और पब्लिक पार्क्स, जहाँ पे आप एंजॉय करने जाते हो, पिकनिक मनाने जाते हो, घूमने जाते हो, चिल्ड्रन पार्क में खेलने जाते हो, वो कौन से रिसोर्सेज है? कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज। ओके, कुछ नहीं है बच्चों, सब इजी है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। आप खाली टर्म सुन के आप समझ सकते हो, जान सकते हो कि हाँ ये किस चीज से रिलेटेड है। ओके, ओके, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, जैसे मैंने बताया उसी को कंटिन्यू करते हैं। थर्ड टाइप के जो रिसोर्सेज होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, वो होते हैं नेशनल रिसोर्सेज। नेशनल रिसोर्सेज मतलब क्या? जो हमारी कंट्री से बिलोंग करते हैं। ओके, हमारे कंट्री के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे टेक्निकली ऑल रिसोर्सेज बिलोंग टू द नेशन। टेक्निकली देखा जाए तो जितने भी रिसोर्सेज हैं वो एक नेशन से ही बिलोंग करते हैं, लेकिन बट फॉर एन अंडरस्टैंडिंग रिसोर्सेज कमिंग अंडर द टेरिटरी ऑफ द कंट्री आर नोन एज नेचुरल रिसोर्सेज। लेकिन जो रिसोर्सेज हमारे कंट्री के टेरिटरी के अंदर आते हैं, हमारे कंट्री के टेरिटरी से बिलोंग करते हैं, सॉरी यहाँ पे ये नेचुरल नहीं, ये नेशनल रिसोर्सेज। कौन से रिसोर्सेज हैं? नेशनल रिसोर्सेज है। हमारे कंट्री के, हमारे टेरिटरी के बाउंड्री के अंदर जितने भी रिसोर्सेज आएंगे ना बच्चों, वो कौन से रिसोर्सेज होंगे? नेचुरल रिसोर्सेज होंगे। कौन से रिसोर्सेज होंगे? नेचुरल रिसोर्सेज होंगे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हमारे कंट्री के अंदर पाए जाने वाले मिनरल्स, उसके ऊपर हमारे कंट्री का हक है। वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, लैंड विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्रीज, जो हमारे पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर जितना जमीन है वो हमारा है। अब हमारे राजस्थान में जो जमीन है, जो हमारे पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर आता है, उसको तो आके पाकिस्तान तो दावा नहीं कर सकता ना ये हमारा है, हमको दो। हम कैसे देंगे? क्योंकि वो तो हमारी प्रॉपर्टी है, बिकॉज इट इज विद इन आवर टेरिटोरी, ये हमारे टेरिटोरी से बिलोंग करता है। उसके साथ साथ ओशियनिक एरिया जो कि 12 नॉटिकल माइल्स तक है। अब ओशन जो है वहां पे भी 12 नॉटिकल माइल्स मतलब 22.2 किलोमीटर तक का जो एरिया है वो हमारा एरिया है, हमारे भारत देश का एरिया है। उसके अंदर हम इंस्पेक्शन कर सकते हैं, उसके अंदर हम अपने नेवी को तैयार रख सकते हैं, खड़ा कर सकते हैं। तो उस तरीके से बाकी तो अभी 12 नॉटिकल माइल्स अगर पार कर लेते हैं, हम उसको क्रॉस कर लेते हैं, तो वो तो इंटरनेशनल बाउंड्री में आ जाएगा। लेकिन 12 नॉटिकल माइल्स तक का ओशियनिक जो एरिया है ना, तीन तरफ का, वो जैसे कि हमारा जो कंट्री है इंडिया, तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, पेनिनसुला एरिया। ओके, अगर आप ईस्ट में जाओगे तो यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल है।
अगर आप वेस्ट में जाओगे यहाँ पे है अरेबियन सी, अरेबियन सी, और आप साउथ में जाओगे तो यहाँ पे है इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन। तो यहाँ पे 12 नॉटिकल माइल्स तक का जो हिस्सा है, लगभग 22.2 किलोमीटर तक का हिस्सा वो हमारा है, वो हमारा है। और वहां उस मैराइन प्रॉपर्टी, जितने भी वहां पे जो मैराइन प्रॉपर्टीज हैं, वो सब चीज भी हमारी है। तो हमारा नेशन उसे होल्ड करता है इस तरीके से। और फिर आता है इंटरनेशनल रिसोर्सेज, रिसोर्सेज विच आर नॉट बीइंग ओन्ड बाय एनी स्पेसिफिक नेशन। इंटरनेशनल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिसके ऊपर कोई एक स्पेसिफिक नेशन का हक नहीं रहता। याद रखिए, इंटरनेशनल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिसके ऊपर किसी भी एक नेशन का हक नहीं रहता। मतलब इसमें देयर आर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, उसके लिए कुछ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाए गए हैं जो कि कंट्रोल करते हैं उन रिसोर्सेज को, उन रिसोर्सेज को कंट्रोल करते हैं। कोई एक नेशन का उसके ऊपर हक नहीं है, कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन बनाए गए हैं जो कि इन रिसोर्सेज को कंट्रोल करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे द ओशियनिक रिसोर्सेज बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स ऑफ द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बिलोंग टू ओपन ओशियन। मतलब जो 200 नॉटिकल माइल्स को पार करने के बाद जो समुद्री इलाका आता है, ओके, जो भी जगहें आती हैं वो किसी एक इंडिविजुअल कंट्री की नहीं है, इसको यूज करते हैं इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, जब जरूरी पड़ता है उसके ऊपर रिसर्च करते हैं। और उसको यूज कौन करते हैं बच्चों? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस उसके लिए बनाए गए हैं। आई होप आप क्लियर हो गए, आपको समझ में आ गया होगा ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप हमने रिसोर्सेज को कैसे क्लासिफाई किया है। ओके, अब आप देखिए ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट कि रिसोर्सेज कितनी विकसित है, चीज कितनी विकसित है, कितने डेवलप्ड है, उस हिसाब से हमने रिसोर्सेज को कैसे क्लासिफाई किया है। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट पोटेंशियल रिसोर्सेज, पहले है पोटेंशियल रिसोर्सेज। तो पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? एबिलिटी, क्षमता, उसको कहा जाता है पोटेंशियल। तो रिसोर्सेज व्हिच आर फाउंड इन ए रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड, मतलब एक जगह में रिसोर्सेज पाए तो गए हैं लेकिन उनको आज तक यूज में नहीं लाया गया है। फिर से रिपीट कीजिए, मैंने क्या बोला कि पोटेंशियल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं जो कि एक रीजन में पाए गए हैं लेकिन आज तक उनको यूज नहीं किया गया है, उनको पोटेंशियल रिसोर्स कहा जाता है। फिर उसके बाद आते हैं डेवलप्ड रिसोर्सेज। तो व्हाट आर डेवलप्ड रिसोर्सेज बच्चा? डेवलप्ड रिसोर्स क्या होता है? Resources which are surveyed and their quality and quantity have been determined. Resources जिनके ऊपर सर्वे किया जा रहा है, रिसर्च किया जा रहा है, उनके क्वालिटी के बारे में और उनके क्वांटिटी के बारे में, उनका क्वालिटी क्या है और कितने परिमाण में वो प्रेजेंट है, उनके बारे में हमको पता चल रहा है, उनको यूटिलाइज करेंगे हम। एंड द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज डिपेंड्स ऑन देयर टेक्नोलॉजी एंड लेवल ऑफ देयर फिजिबिलिटी। मतलब हम रिसोर्स डेवलप तब कर पाते हैं जब हमारे पास वो टेक्नोलॉजी हो, तभी जाके तो हम रिसोर्स को निकालेंगे और उसको फिर डेवलप करेंगे। अगर टेक्नोलॉजी नहीं है, हम लोग इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं है, तो रिसोर्सेज को आगे हम यूज नहीं कर सकते। उसके बाद स्टॉक materials in the environment which have the potential to satisfy human needs but human beings do not have the appropriate technology to access these are stock। मतलब स्टॉक मतलब ऐसे मटेरियल्स होते हैं हमारे एनवायरनमेंट में जिनके पास पोटेंशियल तो है ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करने का, इंसानों की जरूरतों को सेटिस्फाई करने का उनके पास नीड्स तो है, मतलब इंसानों की नीड्स को फुलफिल करने का बाद का उनके पास पोटेंशियल है, एबिलिटी है, लेकिन इंसानों के पास वो एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं है, इंसानों के पास वो तकनीक नहीं है जिससे हम उनको यूज कर पाए, तो इसीलिए उनको स्टॉक कहा गया है। उसके बाद रिजर्व्स, रिजर्व्स किसे कहते हैं? रिजर्व्स आर द सबसेट ऑफ द स्टॉक which can be put into use with the help of existing technical known how। मतलब रिजर्व्स वो चीज है जिनको हम रिजर्व करके रखे हैं, स्टॉक में है, हमारे पास एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी है उनको यूज करने का। हम जब टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाएगी उस टेक्नोलॉजी को यूज करके हम स्टॉक से वो रिजर्व्स निकालेंगे, उनको यूज करेंगे, बट देयर यूज हैज नॉट बीन स्टार्टेड। लेकिन
क्योंकि टेक्निकल डेवलपमेंट उतना नहीं हुआ है तो उनका यूज हमने अभी तक शुरू नहीं किया है, उनको यूज करना अभी तक शुरू नहीं किया है। तो पोटेंशियल रिसोर्सेज, डेवलप्ड रिसोर्सेज, स्टॉक एंड रिजर्व्स ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। उसके बाद हम डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, उसके बारे में हम डिस्कस कर रहेंगे। तो अभी बच्चों जैसे कि मैंने आपको बताया रिसोर्स क्या होते हैं, रिसोर्स कैसे क्लासिफाइड हुए हैं, आपने समझा उसको। अभी हम डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि रिसोर्सेज को कैसे विकसित किया जा रहा है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए रिसोर्सेज हैं, हमारे एनवायरनमेंट में रिसोर्सेज प्रेजेंट है, लेकिन क्या आप मेरे को बता सकते हैं कि रिसोर्सेज को सही ढंग से हम यूज कर रहे हैं क्या? क्या मनमानी यूज कर रहे हैं रिसोर्सेज का? क्या रिसोर्सेज को सही ढंग से यूज किया जा रहा है? अगर नहीं कर रहे हैं, मनमानी यूज कर रहे हैं, क्या रिसोर्सेज फ्यूचर के लिए अवेलेबल रहेंगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रिसोर्सेज को इनडिस्क्रिमिनेटली यूज किया जाता है, उसको मनमानी यूज किया जा रहा है। इंसान अपने ग्रीड के लिए, अपने लाभ के लिए वो रिसोर्सेज को मनमानी यूज कर रहा है। तो उसकी वजह से क्या होता है? प्रॉब्लम्स अराइज होते हैं। उसकी वजह से क्या होते हैं? प्रॉब्लम्स अराइज होते हैं। जैसे कि डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ एन फ्यू इंडिविजुअल्स। अब रिसोर्सेज क्या होते हैं? जिनके पास पैसा बहुत होता है, काफी रिचेस्ट होते हैं, वो हमेशा क्या करते हैं? अपने पैसे के बलबूते पर वो रिसोर्सेज खरीद लेते हैं एक जगह का, उसको मनमानी एक्सप्लॉइट करते हैं। तो उससे क्या होता है कि कुछ ही इंडिविजुअल्स का ग्रिड फुलफिल हो पा रहा है। अब एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स, जैसे मैंने अभी बताया ना कि रिसोर्सेज कुछ लोगों के जब हाथों में आ जाता है, व्हिच इन टर्न डिवाइडेड द सोसाइटी इनटू टू सेगमेंट्स। तो जिनके पास रिसोर्स प्रेजेंट होता है और जिसके पास रिसोर्स प्रेजेंट नहीं होता, उस हिसाब से हमारी सोसाइटी दो सेगमेंट में डिवाइड हो जाती है। एक को कहते हैं हम हैव्स और दूसरे को कहते हैं हैव नॉट्स। जिसके पास पैसा है, दौलत है, शोहरत है, वो रिच है, जिसके पास नहीं है वो पुअर है। तो रिसोर्सेज जिसके हाथ में आएगा वो रिच हो जाएगा, जिनके हाथ में नहीं होगा एक्यूमुलेट, वो हैव्स नॉट हो जाएंगे। तो हैव्स और हैव्स नॉट इस हिसाब से डिवाइड किया गया है। अगर हम मनमानी रिसोर्स को एक्सप्लॉइट करते रहेंगे, उनको मनमानी यूज करते रहेंगे, उससे क्या हो रहा है? ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस, क्राइसिस वगैरह हर कंट्री में हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो रहा है उसकी वजह से, और ग्लोबल वार्मिंग जैसे प्रॉब्लम्स वगैरह हो रहा है। देखिए ना, डिफोरेस्टेशन हो रहा है, ट्रीज वगैरह, ट्रीज को काट दे रहे हैं लोग, एफोरेस्टेशन नहीं कर रहे हैं, ग्रिड के लिए, अपने ग्रिड को फुलफिल करने के लिए ह्यूमन ट्रीज को काट दे रहे हैं। तो इससे क्या हुआ? ग्लोबल वार्मिंग जैसे प्रॉब्लम हो रहा है, ओजोन लेयर डिप्लीशन हो रहा है धीरे धीरे करके। तो उससे क्या होगा? हमारा एनवायरमेंट भी कल दूषित हो जाएगा, पॉल्यूटेड हो जाएगा। उसका प्रॉब्लम हमको ही फर्दर फ्यूचर में फेस करना पड़ेगा। तो उसका समाधान क्या है? उसका समाधान क्या है? ये सब प्रॉब्लम अराइज हो रहा है, ठीक बात है, लेकिन उसका समाधान क्या हो सकता है? एन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हैज बिकम एसेंशियल फॉर सस्टेन्ड क्वालिटी। अगर रिसोर्सेज इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूट हो, हर किसी को रिसोर्सेज मिले, उसका एक्सेस हर किसी को हो, हर कोई वो रिसोर्सेज को यूज कर पाए, तो हमारा जो वर्ल्ड है वो पीसफुल तरीके से सस्टेन कर सकता है और डेवलप कर सकता है। उसीलिए हम एक गोल लेके चलते हैं, इसको बोलते हैं हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट कि रिसोर्सेज को यूज करो, लेकिन उसको इस ढंग से यूज करो कि फ्यूचर के लिए भी वो अवेलेबल हो, उसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। So therefore for sustainable existence and sustainable development is essential। इसलिए कहा गया है कि अगर हम रिसोर्सेज को इक्विटेबल यूज करेंगे, सस्टेनेबल तरीके से जितना यूज करना उतना यूज करेंगे, मनमानी यूज नहीं करेंगे, तो हम फ्यूचर में सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है उसको भी फुलफिल कर सकते हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर कब बात हुई थी? पहली बार जब बात हुई थी वो रियो डे जेनेरियो में एक अर्थ समिट हुआ था, जहां पे दुनिया भर के डेलीगेट्स प्रेजेंट हुए थे और उन्होंने उसके ऊपर बात किया था और वो इस नतीजे पे पहुंचे थे कि हम रिसोर्सेज को कैसे प्रिजर्व करेंगे। तो ये जो समिट हुई थी रियो डे जेनेरियो, ये ब्राजील में हुई थी। साउथ अमेरिका में जो ब्राजील है ना, वहां पे हुई थी, 1992 में ये हुआ था। और वहां पे उन्होंने एक एजेंडा उन्होंने कंफर्म किया था, जिसका नाम दिया था उन्होंने एजेंडा 21। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई थी 1992 में रियो डे जेनेरियो अर्थ समिट में। और एक वहां पे
और एक चीज इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात हुआ था जो है एजेंडा 21, जिसके बारे में हम आगे अभी डिस्कस करेंगे। ओके, देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मींस डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस, कि डेवलपमेंट हो, विकास हो विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट, लेकिन इससे हमारे परिवेश को कुछ इफेक्ट ना पड़े, ना हमारे प्रेजेंट के साथ कॉम्प्रोमाइज ना हो, प्रेजेंट में तो नीड्स फुलफिल हो, उसके साथ साथ हमारे फ्यूचर के साथ कुछ कॉम्प्रोमाइज ना हो। हम रिसोर्सेज को इस ढंग से यूज करें जिससे हमारा एनवायरनमेंट डैमेज ना हो, उसके साथ साथ हमारा प्रेजेंट की नीड्स भी फुलफिल हो, फ्यूचर की नीड्स के साथ भी कुछ कॉम्प्रोमाइज ना हो। तो हम इस तरीके से क्या करते हैं, हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट समझते हैं। अब रियो डी जेनेरियो जो अर्थ समिट हुआ था उसमें क्या बात हुई थी कि एक समिट था, समिट का मतलब क्या है, जहाँ पे डिफरेंट डेलीगेट्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज वो आए थे एक जगह में, where more than 100 heads of states met in Rio de Janeiro. The summit was convened for addressing urgent problems of environmental protection. Environment को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या अर्जेंट जो डिसीजन हमको लेना है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जिनको हमको टैकल करना है, जिससे हम लोग सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकें ग्लोबल लेवल पे, उसके ऊपर बात हुई थी। तो वहाँ पे रियो कन्वेंशन बना था, जिन्होंने ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स कुछ बनाए थे कि फॉरेस्ट को कैसे प्रिजर्व करना है, हर एक कंट्री को अपना अपना रोल दिया था, और उसी को एजेंडा 21 कहा गया था। ओके, उसी को एजेंडा 21 कहा गया था। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, रियो डी जेनेरो अर्थ समिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉपिक्स है आपके एग्जाम्स के लिए। देख सकते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया था, साउथ अमेरिका में ये देखिए, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में ब्राजील एक कंट्री है, वहां पे वो ये देखिए दिस इज रियो डी जेनेरियो। ओके, यहाँ पे वो अर्थ समिट हुआ था, दिस इज रियो डी जेनेरियो, बहुत ही कितना खूबसूरत जगह है। ओके ओके, तो एजेंडा 21 के और कुछ कॉन्सेप्ट हम समझते हैं। देखिए कि एजेंडा 21 में उन्होंने क्या क्या डिसीजन लिया था कि लोकल गवर्नमेंट शुड ड्रॉ इट्स लोकल एजेंडा, कि हर कंट्री में खुद की गवर्नमेंट है और वो खुद का कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन, खुद का कुछ एक एजेंडा सेट करे। ओके, ग्लोबल कोऑपरेशन ऑन कॉमन इंटरेस्ट, सबका एक इंटरेस्ट है एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करना, वो कैसे करना उसके ऊपर ध्यान दे। लोगों की एक दूसरे की जरूरत को, म्यूचुअल नीड्स को वो लोग फुलफिल करें, एंड शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटीज, और जो उत्तरदायित्व है इन चीजों का सबके कंधे पे होगा, सब लोग उसको फुलफिल करेंगे। अब ये करेंगे कैसे करेंगे, तो ये जितने भी एनवायरमेंटल डैमेज, पॉवर्टी, डिजीज है, इसको कैसे करेंगे, इस तरीके से लोकल गवर्नमेंट क्या करेंगे, एजेंडाज अपने बनाएंगे, ग्लोबल ग्लोबल कोऑपरेशन होगा, कॉमन इंटरेस्ट के ऊपर काम करेंगे, म्यूचुअल नीड्स को फुलफिल करेंगे और रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी शेयर करेंगे। ओके, तो 1992 में डिक्लेरेशन साइन किया गया था रियो डी जेनेरियो में, 1992 में यूएनसीईडी के थ्रू। ओके, अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए ये एजेंडा 21 बनाया गया था। ओके, इस तरीके से। तो अभी हम इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि है रिसोर्स प्लानिंग। तो अभी देखिए, रिसोर्सेज को अच्छे ढंग से यूज करने के लिए, रिसोर्सेज को अच्छे ढंग से यूज करने के लिए रिसोर्स प्लानिंग करना बहुत जरूरी होता है। आप पढ़ रहे हो, बिना प्लानिंग के पढ़ोगे, बिना स्ट्रेटेजी के पढ़ोगे तो कामयाबी पाना काफी मुश्किल है। इस तरीके से रिसोर्सेज को अगर बचा के रखना है तो रिसोर्स प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। तो अनइक्वल एंड अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, तो आप रिसोर्स प्लानिंग करेंगे, क्योंकि देखो रिसोर्स प्लानिंग इसलिए हो रहा है क्योंकि हर कंट्री में समान रूप में, इक्वल रूप में रिसोर्सेज प्रेजेंट नहीं है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है रिसोर्सेज का। तो इसीलिए रिसोर्सेज को बैलेंस करना चाहिए, बैलेंस करके प्लानिंग करेंगे, चाहे नेशनल लेवल पे हो, स्टेट लेवल पे हो, रीजनल या फिर लोकल लेवल पे हो, प्लानिंग बहुत जरूरी है, प्लानिंग बहुत जरूरी है। ओके ओके, तो प्लानिंग कैसे होगा, तीन स्टेप से, तीन स्टेप चाहिए प्लानिंग करने के लिए। अब जो भी प्रॉब्लम है, जो भी रिसोर्सेस है, चलिए प्रॉब्लम तो नहीं, रिसोर्सेस, हम रिसोर्स को पहले क्या करेंगे, हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे रिसोर्सेस, कहाँ पे रिसोर्सेस हैं, कितने परिमाण में है, कितने अमाउंट में है, क्या क्वालिटी के हैं, उनको ढूंढेंगे। फिर आइडेंटिफाई करने के बाद प्लानिंग स्ट्रक्चर रेडी करेंगे कि रिसोर्सेज को हम कैसे वहां से निकालें,
उसको कैसे यूज में लाएं, ओके, फिर उसके बाद ही ओवरऑल डेवलपमेंट हो सकता है। तो फर्स्ट वी विल आइडेंटिफाई द रिसोर्स एंड सेकंड प्लानिंग स्ट्रक्चर और देन ओवरऑल डेवलपमेंट। तो पहले आइडेंटिफाई करना है, फिर प्लानिंग करना है, फिर उसका डेवलपमेंट होगा। ओके, तो जैसे 3 स्टेप जैसे मैंने बताया, आइडेंटिफिकेशन में हम क्या करेंगे, आइडेंटिफिकेशन इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन्स ऑफ द कंट्री। कंट्री में कहां-कहां पे कौन से रिसोर्सेज पाए जा रहे हैं उनको ढूंढेंगे हम। कैसे ढूंढेंगे, सर्वे करेंगे, मैपिंग करेंगे, क्वालिटी एंड क्वांटिटी एस्टिमेशन करेंगे, मेजरमेंट करेंगे रिसोर्सेज का। दूसरा, एक प्लानिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे जहां पे हम एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, स्किल्ड पर्संस का इस्तेमाल करेंगे, इंस्टीट्यूशनल सेटअप करेंगे, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, रिसोर्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं फर्दर डेवलपमेंट प्लान्स के लिए। उसके बाद मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स, जो भी रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान बनाया हम उसको मैच करेंगे हमारे नेशनल डेवलपमेंट प्लान के साथ। ओके, तो रिसोर्स कितने अवेलेबल है उसको जानने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, कौन कौन से रिसोर्सेज हमको चाहिए डेवलपमेंट के लिए, उसको जानने के लिए अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज जानना चाहिए कि रिसोर्सेज कहाँ पे कितने अमाउंट में अवेलेबल है। ओके, अब टेक्नोलॉजी अगर हमारे पास एब्सेंस है, इंस्टीट्यूशन नहीं है, तो उससे डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। तो इंस्टीट्यूशन और टेक्नोलॉजी होना काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि कंट्रीज है जो कि रिसोर्सेज में रीच है लेकिन इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, जैसे कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में कुछ कंट्रीज है, रिसोर्स बहुत है उनके पास लेकिन उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है उनको निकालने का, तो बैकवर्ड रह जाते हैं। पुअर रिसोर्सेज बेस है लेकिन काफी इकोनॉमिकली डेवलप है लेकिन उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, ये सब प्रॉब्लम है। तो ये सब किस लिए होता है, क्योंकि पुराने जमाने में जब कॉलोनाइज्ड हो गए थे ये सब, तो उस समय क्या हुआ था, दूसरे कंट्रीज जैसे हमारे इंडिया में भी रिसोर्स बहुत था लेकिन नॉलेज नहीं था लोगों के पास उसको निकालने का, रिसोर्स को यूज करने का बस टेक्निक नहीं था। लेकिन आपने जाना होगा यूरोप जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, उसने क्या किया था, उसने देखा कि यहाँ पे रिसोर्सेज बहुत है लेकिन यहाँ के लोग जो हैं इनको पता नहीं है उसको कैसे यूज करना, तो उन्होंने अपने साइंस, अपने स्ट्रेटेजी को अपनाया और उस समय से उन्होंने प्लानिंग करके देश के ऊपर कब्जा किया, हमारे रिसोर्सेज को उन्होंने एक्सप्लॉइट किया। ओके, और कुछ नेशन तो कॉमनवेल्थ नेशन के पार्ट बन गए थे, इस तरीके से हुआ था। तो कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, यहाँ पे गांधी जी का एक फेमस कोट ये है कि देयर इज इनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड, हमारे यहाँ पे हर किसी की जरूरत को फुलफिल करने के लिए बहुत सारी चीज है जिससे लोग अपनी जरूरतों को फुलफिल कर सकते हैं, बट नॉट फॉर एनीबॉडीज ग्रीड, लेकिन हर किसी के ग्रीड के लिए, लालच के लिए यहाँ पे सब कुछ नहीं है। अगर लालच दिखाओगे सब कुछ खत्म हो जाएगा। दैट इज द famous quote of Mahatma Gandhi. He placed the greedy and selfish individual and exploitative nature of modern technology as the root cause for resource depletion at the global level. तो महात्मा गांधी यहाँ पे निंदा करते थे उन लोगों की जो कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं और रिसोर्स को एक्सप्लॉइट करते हुए जा रहे हैं, इसकी वजह से ही रिसोर्सेज का डिप्लीशन ग्लोबल लेवल पे हो रहा है। And he was against mass production and wanted to replace it with the production by the masses. तो वो कभी भी मास प्रोडक्शन के ऊपर बिलीव नहीं करते थे कि एक चीज बना दो, लार्ज अमाउंट में बना दो, उसके ऊपर वो डिपेंड नहीं करते थे। वो क्या बोलते थे कि लेट अलाउ द मासेस, आप मासेस को अलाउ करो, आप लोगों को अलाउ करो प्रोडक्शन करने के लिए, उस बेसिस पे। ओके, तो आप अपने आंसर में ये भी कोट कर सकते हो अगर कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स के ऊपर क्वेश्चन आया। अब इंटरनेशनली क्या क्या एफर्ट उठाया गया है रिसोर्सेज को बनाए कंजर्व करने के लिए। देखिए एट द इंटरनेशनल लेवल अगर हम अंतरजातीय स्तर पर देखेंगे तो क्लब ऑफ रोम advocated resource conservation for the first time in a more systematic way in 1968। तो क्लब ऑफ रोम था, उसने पहली बार रिसोर्सेज को कंजर्वेशन करने का जो मुद्दा है वो उठाया था। अब कब, 1968 में। लेकिन उसके बाद 1974 में जो गांधीयन फिलोसफी थी, ओके, उसको फिर से प्रेजेंट किया गया स्कूमैचर के द्वारा अपने एक बुक में, जिस बुक का नाम है स्मॉल इज ब्यूटीफुल, एंड इसका ऑथर कौन है, स्कूमैचर। तो गांधीयन फिलोसफी जो थी 1974 में इन्होंने अपने बुक में उसको प्रेजेंट किया था, आप देख सकते हैं। दिस इज द बुक ऑफ स्कूमैचर, स्मॉल इज ब्यूटीफुल।
study of economics as a people method. So the seminal contribution with respect to resource conservation at the global level was made by the Brundtland Commission report in 1987. मतलब क्या क्या काम हमको करना चाहिए एज इंटरनेशनली, नेशनली, लोकली, कि हम रिसोर्सेज को कैसे हम लोग रिसोर्सेज को कैसे प्रिजर्व कर सके। तो वो पहली बार एक रिपोर्ट में है, उसके बारे में बात हुआ था, जो है ब्रूटलैंड कमीशन रिपोर्ट। अभी ब्रूटलैंड कमीशन रिपोर्ट कब आया था बच्चों? ये आया था 1987 में, और यहाँ पे ही पहली बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जिक्र किया गया था। ओके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जिक्र किया गया था। तो आज के सेशन में हम बस इतना ही डिस्कस करेंगे बच्चों। आई होप कि आपको आज का जो क्लास है वो बहुत अच्छा लगा हो, और आप इस तरीके से इंटरेस्ट दिखाओ, आप आओ और हमको लव अफेक्शन दो। जो भी बताया जा रहा है उसको ठीक ढंग से पढ़ो। घर में भी सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लास 10 एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं है। आप रेगुलर बेसिस पे अगर 2-2 घंटा पढ़ाई करोगे, 2 घंटा भी पढ़ोगे ना बच्चों, दैट इज इनफ, लेकिन ईमानदारी के साथ पढ़ो। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।